अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश और सैलाब के पानी ने तबाही मचा रखी है, जिससे लाखों लोग मुतासर हुए और सैकड़ों के हिसाब से वफात पा चुके हैं। इसके अलावा लोगों की लाखों की जायदादें सैलाबी पानी की तबाही में आ चुकी हैं और अब वो एक एक पैसे के मोहताज बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान में हर साल सैलाब क्यों आता है और क्यों हम इतनी तबाही और बर्बादी को देखकर भी सबक नहीं सीखते। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को जहन में रखें कि दुनिया हादसात, सानियात और तजल्लियात से भरी पड़ी है। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र जब तक ज़मीन कायम और दायम है, इस पर आफात, जलजले, सैलाब और तूफ़ान आते रहेंगे, क्योंकि ये कुदरत का हिस्सा हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। और इससे अहम बात यह है कि सब कुछ जानते हुए कि ये हर आफत आने वाले दिनों में हमारी मेहमान होगी, हम ना तो हिफाजती तदाबीर करते हैं और ना ही आफतों के आगे बंद बांधते हैं। अब मसला ये है कि अब इन आफत को कैसे रोका जाए। इसकी मिसाल आप जापान से ले सकते हैं, जहां सबसे ज़्यादा जलजले आते हैं और ये जलजले पाकिस्तान में आने वाले सन 2005 के जलजलों जितनी शिद्दत रखते हैं, लेकिन वहाँ कभी भी जानी और माली नुकसान नहीं होता, यूँ कह लें कि ना होने के बराबर होता है। ऐसा इसलिए कि इन्होंने हादसात से बचाव के लिए जलजले प्रूफ इमारतें बनाए रखी हैं, तूफान से बचने के लिए कंक्रीट की बेसमेंट बना रखी हैं और जहां तूफान का खतरा हो वहां की इमारतों के शीशे भी बुलेट प्रूफ किस्म के बनाए जाते हैं। यही हाल यूरोप का है, जहां हर साल शदीद बर्फबारी होती है, मगर इन्होंने ऐसे इंतजाम कर रखे हैं कि कभी कोई सानिया रूनुमा नहीं होता। मगर यहाँ आज एक बार आधा पाकिस्तान डूब चुका है और 12 अरब डॉलर्स के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मतलब जो पाकिस्तान 1.5 अरब डॉलर्स के लिए IMF के सामने घुटने टेके हुआ था, इसे मजीद 12 अरब डॉलर्स के नुकसान का धचका लगा है। मगर अफसोस इस बात का है कि ये अरबों डॉलर्स का नुकसान तो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर करोड़ों रुपए से तामीर होने वाले डैम्स को तरजीह नहीं देंगे, जिनमें से एक अहम डैम कालाबाग डैम है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कालाबाग डैम सबसे कम खर्च और बालानशी है, यानी सियासत की नजर होने वाले इस बदकिस्मत डैम को चंद करोड़ रुपयों की लागत से 2 से 3 साल के अंदर बनाकर 3500 मेगावाट तक की बिजली भी हासिल की जा सकती है और बड़े पैमाने पर पानी जखीरा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये फिलवक्त मुमकिन नहीं और हमारे सियासतदान डैम बनाने के लिए वाकई मुखलिस हैं, तो लाखों एकड़ बंजर जमीन को इस्तेमाल में लाकर छोटे छोटे दर्जनों डैम बनाकर इस मसले से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें तो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर इंडिया ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम उनकी आंखें ही खींच लेंगे। मगर जब बात कालाबाग डैम की आती है तो इनमें से चंद जमातें इंडिया के हक में फैसला देती नजर आती हैं। अब आप हैरत ज़दा होंगे कि भला ऐसा कब हुआ कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई इंडिया के हक में फैसला दे। तो दोस्तों, आप इस बयान को किस तरह देखेंगे? अगर कालाबाग डैम बनाया गया तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, क्या ये खुली बगावत नहीं? हाँ, अगर ठोस शवाहिद की बुनियाद पर समझाने की कोशिश की जाए कि किस बुनियाद पर कालाबाग डैम की मुखालिफत कर रहा है तो बात समझ आती है, मगर ऐसा बयान तो सीधी सीधी बगावत है, बल्कि मुल्क दुश्मनी है। दोस्तों, इस मौजूदा सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा आबादी मुतासिर हो चुकी है। ये याद रहे कि इससे कबल सन 2010 में आने वाली सैलाब को पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब के तौर पर याद रखा जाता है, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा शहरी मुतासिर हुए थे। मगर हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने सन 2010 के सैलाब के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। लेकिन हैरत यह है कि हम बेशर्मों की तरह अपनी गफलत छुपाने के लिए इन बारिशों को अल्लाह का अजाब कहकर अपने आप को वक्ती दिलासा दे रहे हैं। हालांकि ये अजाब नहीं बल्कि हमारी गफलत है। अगर अजाब ही आना होता तो हेरा फेरी करने वालों पर आता, रमज़ान में भी मिलावट करने वालों पर और हज उम्र के नाम पर फ्रॉड करने वालों पर आता। अजाब आता तो करप्ट सियासतदानों पर आता। अजाब आता तो उन लोगों पर आता जिनके फैसले से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर अजाब आना ही होता तो गलत फैसले करने वाले जजेस पर आता। अजाब आना ही होता तो लोटे सियासतदानों पर आता जो अपने ज़ाती मफादात के लिए वफादारियाँ बदलते देर नहीं लगाते। गैर कानूनी मुनाफा कमाने वालों पर तो अजाब नहीं आया, कालाबाग डैम ना बनाने वालों पर अजाब नहीं आया, बल्कि अगर वाकई अजाब आना होता तो हमारे मुल्क की 5 असम्बलियाँ ना बचती। लिहाजा हालिया सैलाब का ताल्लुक अजाब से नहीं बल्कि ठोस मनसूबाबंदी के फुकदान की वजह से है। हमारे यहाँ डैम नहीं बन रहे, जबकि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया एक एक दरिया पर सैकड़ों डैम बनाकर बिजली पैदा कर रहा है। इसके बरक पाकिस्तान में 73 डैम हैं, जिनमें से 60 गुज़िश्ता सदी में मुकम्मल हुए थे। पिछले 22 सालों में इस शोबे में होने वाला बेशतर काम अभी ज़बानी जमा खर्च या तकमील के मरहलों में है। दोस्तों, माजरत के साथ मसला सिर्फ सैलाब का नहीं, क्योंकि ये पानी अगले चंद दिनों में अपना तावान लेकर अपने बहरिया अरब में जा गिरेगा।
लेकिन इसके बाद अनाज, सब्जियों और दालों की महंगाई का तूफान जो आएगा, हम उसे कैसे निपटेंगे। इन सब बातों के अलावा सैलाब से मुतासर लोग जब शहराओं और हुकूमती या खैराती इदारों के कैंप्स में पनाह लेते हैं तो उन्हें देखकर हकीकत का अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में किस कदर गुर्बत है। हमारे हुक्मरानों के वो सारे दावे गलत साबित हो जाते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्योंकि मुतासरीन की हालत ज़ार बता रही होती है कि गुर्बत ने इन्हें पूरी तरह जकड़ रखा है। जब इनमें राशन या खुराक तकसीम की जाती है तो उस वक्त के मनाज़े इंतहाई तकलीफदेह होते हैं। हमने तो दूर दराज के इलाकों में गुर्बत और अफलास का सही अदराक ही नहीं किया, जहाँ के रहने वाले इतने दर्दनाक और बेबसी के अंदाज में अपनी गुर्बत का इजहार करते हैं कि पत्थर दिल को भी रहम आ जाता है। मगर नहीं आता तो इन सियासतदानों को नहीं आता जो पिछले 75 साल से हमें लूट रहे हैं। हुक्मरान दावे करते हैं कि हम मुतासरीन को हम वापस इनके घरों में आबाद करेंगे और इन्हें बहाल करेंगे, लेकिन बहुत से मुतासरीन अपने घरों में वापसी या बहाली नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ सिर्फ भूख और अफलास है। वो इमदाद पर ही इंहिसार करना चाहते हैं और इमदादी कैंप्स पर ही रहना चाहते हैं। सन 2010 के मुतासरीन अभी कराची के मोटरवे पर झोपड़ियों पर मौजूद हैं, क्योंकि इन्हें ना तो वापस इनके घरों में आबाद किया गया और ना ही इनके कराची में बाइज्जत रोजगार और रिहाइश का इंतजाम किया गया। जो काम रियासत और हुक्मरानों को करना था वो काम अब मजहबी तंजीम और खैराती इदारे कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सैलाब की तबाहकारियाँ किसी और सैलाब को पैदा कर सकती हैं, जिसे रोकने की सलाहियत हमारे मौजूदा हुक्मरान अशराफिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।